नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा बिग डिबेट में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की बदलती सियासत के बारे में। 23 की तैयारी के साथ चर्चा 24 की है और लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव है, पूरा टारगेट था कि 24 की तैयारी क्या दिखती है। राहुल गांधी का भाषण की प्रतीक्षा सब लोग कर रहे थे। राहुल गांधी को इस प्रोग्राम की, इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करनी थी, ऐसा बताया गया था, लेकिन उन्होंने आज बोला उन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी मैदान में उतरे और उन्होंने संसद में उन सारे मुद्दों को रखा जो पिछले कई दिनों से सियासत में गूंज रहे थे। और राहुल गांधी के भाषण के साथ ही ये दिख गया कि कांग्रेस और बीजेपी, एनडीए और इंडिया दोनों ही तैयारी में जुट गए 24 की। और इसी पे हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ एक पैनल होगा, पूरा इसमें चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस पूरे 24 की तैयारी को किया जा रहा है, इसका राजनीतिक रंग कैसे बदल रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। 24 में चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर दल रणनीति बना रही है। दलों के जरिए शह मात का खेल खेला जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा में हर एक मुद्दे को लेकर तमाम तरह की सियासत हो रही है। ताजा मामला लोकसभा का है, जहां एक बार फिर से राहुल गांधी के एक इशारे को विपक्ष ने अपना सियासी मोहरा बना लिया। दरअसल संसद सदस्यता बहाल होने के बाद लोकसभा में राहुल गांधी ने पहली बार बोला। हालांकि इस बीच वो विवादों में फंसते हुए नजर आए। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में उन्होंने फ्लाइंग किस दिया। राहुल गांधी के इस रिएक्शन का विरोध जताते हुए 22 बीजेपी महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे अभद्रता बताया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सांसद के तौर पर बहाल होने के बाद पहली बार संसद में भाषण दिया। दरअसल राहुल गांधी जब अपना भाषण खत्म करने के बाद संसद से बाहर निकल रही थी तो एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर महिला सांसदों ने आपत्ति जताई है। उस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ भाषण दे रही थी। हालांकि राहुल गांधी के रिएक्शन का वो क्षण कैमरे में कैद नहीं हो पाया है। वहीं इस पर राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस दिया और हंसते हुए बाहर चले गए। वहीं राहुल गांधी के इस रिएक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ एक महिला विरोधी व्यक्ति ही संसद में महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे सकता है। ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा गया। इससे पता चलता है कि वे महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं। ये अभद्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे हमले बोले। हालांकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कड़ा प्रहार किया। बहरहाल 24 में चुनाव है, ऐसे में 24 की चौसर देखने को मिल रही है। वहीं अभी से दल आने वाले समय के लिए किसी भी तरह की रण की रणनीति छोड़ने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। निश्चित रूप से 24 की चौसर साफ दिखाई पड़ रही है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी कंटिन्यू है। बहस जारी रहेगी। कल प्रधानमंत्री जवाब देंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें होंगी कि बीजेपी की रणनीति या एनडीए की रणनीति क्या है। पर राहुल गांधी के भाषण से एक रणनीति समझ में आ गई कि इस बार के चुनाव में इंडिया के मुद्दे कौन कौन से होंगे। सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता, पैनलिस्ट अभी बने नए, शिवम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी, जो पूरी दमदारी के साथ, पूरे तर्कों के साथ अपनी बात रखने के लिए मशहूर। राम पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित जी हैं, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासत पर बड़ी गंभीरता से नजर रखते हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं राम भाई आपके पास आता हूं। चर्चा की शुरुआत आज से करता हूं कि राहुल जी के भाषण से आज जो दिखाई पड़ा, ये समझ लिया जाए कि इंडिया का चुनावी ट्रैक 24 का यही होगा। देखिए, ये बात चुनाव की नहीं है जी, बात है इस देश को बचाने की, इस देश को जोड़ने की, इस देश के भाईचारे की और देश को लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से चलाने की जी। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते, उनको संसद में जाने में तौहीन नजर आती है या संसद में बोलने में उनको शर्म आती है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको भी जवाब दे सकते थे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों लोग मारे जा रहे हैं, क्यों जल रहे हैं, क्यों वहां के महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, क्यों लोग बेघर किए जा रहे हैं, क्यों हजारों लाखों घर वहां जला दिए गए हैं।
तो ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर भी बताई जा सकती थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया। संसद में उनसे जवाब मांगा गया तो संसद में भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी के अंदर जो अहंकार है वो चरम सीमा तक चला गया है। वो अपने सामने मीडिया को कुछ नहीं समझते हैं, पत्रकारों को कुछ नहीं समझते हैं, संसद को कुछ नहीं समझते हैं, संविधान को कुछ नहीं समझते हैं, लोकतंत्र को कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो मणिपुर के बारे में कुछ बताएंगे तो सही। क्यों नहीं मणिपुर को शांत किया जा रहा है? 3 महीने हो चुके हैं, 25-30 लाख की वहां की आबादी है, क्यों नहीं उसको वहां शांत किया जा रहा है? हमारे पास इतनी आर्मी है, पुलिस है, संसाधन है, सब कुछ है, उस आग को क्यों भड़काया जा रहा है? वो जो केरोसिन है, उस केरोसिन को पूरे देश के अंदर क्यों डाला जा रहा है? सर मैं वही देश के अंदर आग लगाई जा रही है पूरी। राम भाई वही मैं कह रहा था कि राहुल जी ने बड़ा स्पष्ट क्लियर कर दिया बिल्कुल। आज की जो अडानी अंबानी पर एक ट्रैक पे रहा करते थे अक्सर, वो उनके हर भाषण का जिक्र हुआ था, आज वो ट्रैक बदल गया, मतलब चुनावी नई ट्रैक पे आ गए बिल्कुल। ये मेरा सवाल ये जी मेरा से है ना, तो उन्होंने जो भाषण दिया, ठीक है, और उन्होंने कहा ठीक है मैं अदानी का नाम नहीं लूंगा। भाई वैसे अदानी भी देश की बर्बादी का कारण तो है ही, क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त हो तो पैसा तो वहीं से जाता है, तो लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है वहीं से की जा रही। उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं बोलता हूं। उन्होंने कहा भारत माँ की हत्या की जा रही, भारत माँ को आग लगाई जा रही है, भारत माँ के टुकड़े किए जा रहे हैं, और वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जब भारत जोड़ो बोला जाता है तो ये विरोध, तो भारत जुड़ता है। जब इंडिया बोला जाता है तो इंडिया का विरोध करते हैं। इन्हें भारत से भी नफरत है, इंडिया से भी नफरत है, मणिपुर से नफरत है, हरियाणा से नफरत है, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? बिल्कुल वो पूछते हैं अभी जिम्मेदारियों को संभाल। शिवम शर्मा जी से पूछते हैं। शिवम जी, बड़ा राहुल जी ने आज इस तरह से बात की, मणिपुर का मुद्दा बड़ा संवेदनशील था, उन्होंने उसको उठाया। आपको जिन बातों को बुरा लग जाता है आप लोगों को, आपके प्रधानमंत्री जी को, उन सारी बातों को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये माना जाए कि जो बदला हुआ अंदाज है, जिसको आप बार बार इंडिया को कमतर आंक रहे हैं, ये राहुल जी का बदला हुआ अंदाज आपके थोड़ा सा भारी पड़ेगा, कि उन्होंने खुद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले उनके अंदर ईगो था, अहम था, उस अहम को हाशिए पर रखकर उन्होंने ये सफलता प्राप्त की। पर मोदी जी का ईगो खत्म नहीं हो रहा। राहुल जी बिल्कुल एक नए ट्रैक पे थे, मोदी जी का ईगो और मणिपुर। देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि राहुल गांधी जी का हर 5 महीने में रिलॉन्चिंग होती है। वह कहते हैं कि अब यह वह राहुल गांधी नहीं रहे जो पप्पू थे, यह एक नई छवि वाले राहुल गांधी हैं जो उत्साह से लबरेज हैं और जनता के बीच रह करके जनता की आवाज उठाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद फिर कोई घटनाक्रम होगा, वह विदेश चले जाएंगे, अपने घर में कैद हो जाएंगे और उनका देश की राजनीति से कटाव हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है, देश की जनता के बीच राहुल गांधी आज तक इतने वर्षों के बाद भी अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रख पाने में बुरी तरीके से अक्षम साबित हुए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस देश में जब मैं राम जी को सुन रहा था, बहुत वह पीड़ा व्यक्त कर रहे थे मणिपुर जैसे विषयों पर, इत्यादि चीजों पर, देश में लोकतंत्र पर। मैं कहना चाहूंगा क्या उनको असम 2012 का भूल गया? मणिपुर के 2014 के पहले के हालात भूल गए? नागालैंड में क्या स्थिति थी, किस प्रकार से अलगाववाद हावी हो रहा था, भूल गए? इन तमाम चीजों को इस देश में फलने और फूलने का अवसर किसने दिया? कांग्रेस की सरकारों ने दिया। आज हमारी सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों पर जितना ध्यान केंद्रित कर रही है, अगर पूर्व की सरकारों ने किया होता तो आज स्थिति इस प्रकार से नहीं पहुंचने पाई होती। और मणिपुर की घटना पर अगर बार बार सवाल उठाया जा रहा है, तो मणिपुर में आज पिछले कुछ दिनों में आप स्थिति देखिए, वहां पे कंट्रोल डाउन है, वह पूरा प्रकरण सामने आया। प्रधानमंत्री जी को लगा कि इससे पूरे देश की संवेदनाएं प्रभावित हुई है, तो प्रधानमंत्री जी मीडिया के सामने और कितने स्पष्ट शब्दों में कहा था उन्होंने कि मैं तमाम राज्यों को इस चीज के लिए कहना चाहूंगा कि अगर बहन बेटियों के साथ कोई इस प्रकार का दुर्दांत अपराध होता है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। शिवम जी मुद्दा वही है कि जिस ट्रैक पर आज राहुल गांधी का पूरा विपक्ष दिखा, ये साफ दिख रहा है कि 2024 के चुनाव की असर दिखाई पड़ रहा है, जो ट्रैक पे वो ले गए। आपको इन चीजों का मुकाबला तो करना पड़ेगा। देखिए मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जब भी हम इन चीजों की बात करें, यह गठबंधन जो है विचारों के आधार पर, नीतियों के आधार पर, इनका कोई मेल नहीं है। और मैं एक बात बार बार रेखांकित करना चाहूंगा कि यह जो तमाम राजनीतिक दल आज कांग्रेस पार्टी के साथ साठगांठ कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर या अधिकतर राजनीतिक दल जो है वह इमरजेंसी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। उन्होंने देखा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र को घरों में कैद करने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूं, बार बार इस बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की तुलना हिटलर के शासनकाल से करते हैं, लेकिन अगर हमको बाइनरी ड्रॉ करनी है तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है
कि इंदिरा गांधी जी ने भारत के संविधान की धारा 356 के तहत अपने जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं राष्ट्रपति की अनुशंसा पर इस देश में आपातकाल लगवाया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसी तरीके से हिटलर ने जनवरी में जर्मनी में वहां के संविधान की धारा 48 के आधार पर इमरजेंसी लगवाई थी। तो अगर इमरजेंसी की बाइनरी खींचनी है, लोकतंत्र के हत्या की बाइनरी खींचनी है, तो इंदिरा गांधी और हिटलर में खींचनी चाहिए। इस देश में उनके सापेक्ष कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता। थोड़ा सा हम लोग असल मुद्दे पे आते हैं। असल मुद्दे में इंदुकांत दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप चूंकि दिल्ली में बैठते हैं, बहुत नजदीक से देखते हैं सारी चीजों को। आज राहुल जी का जो भाषण था, इसको उनको तात्कालिक सांसदी वापस होने के बाद सिर्फ एक जोश देखा जाए या बताया गया कि ट्रैक्स या ये 24 के चुनाव की एक रंगत आपको दिखाई पड़ रही है? नमस्कार अजय जी। जी हमारे जो को पैनलिस्ट है राम पांडे जी और जीवन जी को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं अजय जी कि राहुल गांधी जी कई बार देश से जुड़े, दुनिया से जुड़े मुद्दों पर दिल से बात करते हैं जी, और अपनी दिल की बात आज उन्होंने रखने की कोशिश की। हम तो उनको लाइव सुन रहे थे और लगा कि जैसे एक दार्शनिक बोलता है। उनका जो शुरुआती दौर की पूरा वक्तव्य वो दार्शनिक जैसा ही था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से भारत की राजनीति में, देश की राजनीति में, क्योंकि वो यूपीए का जो पूरा ग्रुपिंग है जिसे एक नया नाम इंडिया दिया गया है, उसका कहे न कहे नेतृत्व कर रहे हैं जी। तो जिस तरह से सदा सक्रिय रहना चाहिए देश की राजनीति में, जिस तरह सदा उसका नेतृत्व करना चाहिए या करते हुए दिखना चाहिए, वो एक कमी सी लगती रही है लगातार जी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से उन्होंने किया और सेकंड फेज करने की बात उन्होंने कही है, और आज भी उन्होंने कुछ लोगों की टोका टाकी पे ये कहा कि हम लद्दाख भी जाएंगे, अभी यात्राएं खत्म नहीं हुई हैं जी। ये एक अच्छी शुरुआत है। और देश की राजनीति में आपको याद होगा अजय जी कि एक जमाना था जब इंदिरा गांधी जी का समय था, राजीव गांधी जी का समय था जी, तो भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी, विपक्ष की एक मुख्य आवाज हुआ करती थी, चाहे उसके सांसद कम हो या अधिक हो। वाजपेयी जी और आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी प्रमुख नेता थे विपक्ष के। वो लोग सदा इस बात की पैरवी करते थे कि देश में वोटों का डिवीजन रोकने के लिए द्विदलीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए बिल्कुल, जिससे कि एक ऐसी व्यवस्था हो कि जनता के सामने हो कि ये इंदिरा जी का शासन और इसके विपक्ष में ये जनता पार्टी, या जो जैसे 1977 में एक लोग इकट्ठे हुए कई दल, तो लोगों के समक्ष स्पष्ट विकल्प हो, वोटों का बंटवारा होने का लाभ किसी को ना मिले। उस समय निश्चित तौर पे वोटों का बंटवारा होने का लाभ इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, कांग्रेस शासनों को मिलता था। आज अगर इंडिया के रूप में आज इसकी विपरीत स्थिति है। बीजेपी इतनी सशक्त है, 2 बार लगातार मोदी जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है भाजपा ने। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने विकल्प ये था, क्योंकि लगातार पहली बार उनके 44 सांसद चुन के आए, दूसरी बार 53 सांसद चुन के आए लोकसभा में, कि वो एक विपक्ष को एकजुट करके एक ऐसा समूह खड़ा करें जो उनका दावा था कि लगभग 60% से अधिक वोट मोदी सरकार के खिलाफ पड़ते हैं लेकिन सरकार उनकी बनती है। तो उन्होंने उनको एकजुट करने की योजना बनाई। हालांकि सारे लोग एकजुट नहीं हो सके हैं, लेकिन एक प्रयास हो रहा है। मैं मानता हूं कि उस परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की बातें आज रखनी चाहिए थी संसद में, वो नहीं हो, वो सारी बातें नहीं आई जी। हालांकि जो उन्होंने जिस तरह से दार्शनिक भाव से उसकी शुरुआत की और फिर बातें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मणिपुर की, उन्हें पूरे देश की समग्र बात रखनी चाहिए। विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी बात देश के किसी भी राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल की बात उठाती है भाजपा, राजस्थान की बात उठाती है, वो मध्य प्रदेश की भी उठा सकते हैं, महाराष्ट्र की भी उठा सकते हैं, जम्मू कश्मीर की, सभी क्षेत्रों की बात उठानी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज अजय जी कहना चाहता हूं, उसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा, कि जब आप मणिपुर में हिंसा की बात उठाते हैं तो बगल में ही पश्चिम बंगाल में विभत्स ढंग से हुई हिंसा, और पंचायत चुनाव के दौरान देखिए कितनी विचित्र ढंग की हिंसा हुई। हाई कोर्ट और तमाम तौर पर लोगों के इंटरवेंशन के बावजूद
और आप देखें कि सेंट्रल फोर्सेस का प्रॉपर इस्तेमाल न करने का आरोप लगा। उस पर अधीर रंजन चौधरी स्वयं कांग्रेस के नेता हाईकोर्ट तक गए थे, वो बोलते रहे बेचारे, वो आवाज उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो मौन धारण किया, इससे जनता में एक गलत संदेश जाता है। मैं सर इंदु तीसरी जी, एक सवाल मेरे मन में व्यक्तिगत तौर पे आ रहा था कि बिल्कुल आपने आज हमने भी राहुल जी को सुना, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने की। एक मेरे मन में व्यक्तिगत तौर पर सवाल था, वो आपसे जानना चाहता हूं, उसके बाद उसकी समीक्षा राम पांडे से करूंगा कि अगर राहुल जी इसकी या तो ओपनिंग करते या क्लोजिंग करते, अविश्वास प्रस्ताव पे ओपनिंग करते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता, या क्लोजिंग करते, क्लोजिंग क्या सीधे प्रधानमंत्री का भाषण होता। और राहुल, आज जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बोला, उसके बाद स्मृति ईरानी ने जिस तरह कहा, तो पूरी चर्चा राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी हो गई, उनकी पूरी मुद्दे चले गए। मेरा बस यही व्यक्तिगत आपसे समीक्षा करना चाहता हूँ कि क्या ये अच्छा नहीं होता कि ओपनिंग करते या क्लोजिंग करते वो? जी अजय जी, ये आपने बहुत ही अच्छा ये एक विचार रखा जी, कि जो भाजपा के लोग भी अपेक्षा कर रहे थे कि इस पूरे डिबेट की शुरुआत, क्योंकि देखिए उनकी सदस्यता चली गई थी जी, और ऐन मौके पर इस अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस ही लेकर के आई थी, उस पर चर्चा के ठीक पहले उनकी सदस्यता बहाल हो गई। एक आशंका कांग्रेस जन में यह भी थी कि शायद अविश्वास प्रस्ताव की ओपनिंग न कर सके, इसलिए उनकी सदस्यता बहाल करने में स्पीकर विलंब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा अवसर मिस कर दिया कांग्रेस ने, जो भी उनके रणनीतिकार थे। ये अवसर का उपयोग जरूर करना चाहिए था, जो आपने सुझाव दिया है, या तो चर्चा की ओपनिंग या फिर सेकंड फेज। जब उन्होंने नहीं किया और गौरव गोगोई जी ने किया, तो ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री के ठीक पहले अंतिम भाषण राहुल गांधी जी का कंक्लूडिंग विपक्ष की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके ये एक अवसर गंवाना। देखिए भाजपा ने तो रणनीति के तहत क्या किया, दो बड़ी चीजें। एक कि ये अमेठी से भी उन्होंने पराजित किया राहुल गांधी को, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी करके जी। और आज भी उनका तय था कि जब आप बीच में आएंगे तो आपके खिलाफ उन्होंने स्मृति जी को उतार दिया। अब ये पूरी तरह चर्चा का विषय बनेगा, और आपने देखा कि किस तरह से स्मृति जी ने इस बात पे भी घोर आपत्ति की कि वो सदन से जाते समय उन्होंने फ्लाइंग किस किया जी। और आज 20-22 महिला सांसदों ने, भाजपा और उनके साथियों ने लिखित शिकायत भी लोकसभा अध्यक्ष के पास। लौटूंगा एक बार फिर आप थोड़ा सा राम पांडे जी, बड़ा मामला डाइल्यूट हो गया उनका, डाइल्यूट हो गया। वही मैं वही बिल्कुल वही बात कर रहा था। राम पांडे जी, कई बार आपकी रणनीति बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल 24 की तैयारी। आज ये जो कुछ हुआ, इंदु दीक्षित जी भी मान रहे, मुझे भी लग रहा था कि एक स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत नहीं थी। मतलब राहुल गांधी यदि शुरुआत करते तो आपका कहने का मतलब है मणिपुर में हिंसा नहीं होती? नहीं, मणिपुर में हिंसा होती ना, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र नहीं घुमाती। हमें मुद्दे की बात करना चाहिए, पहले दूसरे तीसरे चौथी की बात क्यों कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि देश जल रहा है, केरोसिन मणिपुर में छिड़क दिया गया है, केरोसिन हरियाणा में छिड़क दिया गया है। भाई मणिपुर की हिंसा के जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसीलिए तो वहां की आग नहीं बुझाई जा रही है। हरियाणा की हिंसा के जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग। बंगाल की हिंसा के जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग। राजस्थान में हिंसा होती है, मारकाट होती है, या जो भी अत्याचार होते हैं, पकड़े कौन जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग। मध्य प्रदेश में कुछ होता है, दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है, चोरी डकैती होती है, पकड़े कौन जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी से लोग। भाई सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हिंसा के पीछे, दंगों के पीछे, दुष्कर्म के पीछे हाथ किसका है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। भाई महिला पहलवान दिल्ली में बैठती है, जिनमें दुष्कर्मी कौन होता है? ब्रजभूषण सिंह। बचाता कौन है उनको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे हैं, अब बताइए स्मृति ईरानी जी ने और उनकी 20 महिला सांसदों ने लेटर लिखा, किसके लिए? एक फ्लाइंग किसके लिए? मतलब महिलाएं निर्वस्त्र हो रही हैं, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, नंगा करके उनको सैकड़ों लोग दुष्कर्म कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों को दर्द नहीं होता है। इसका मतलब इनको पता है कि महिलाओं को जो निर्वस्त्र किया जा रहा है मणिपुर में, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। यदि इनको एक फ्लाइंग किस का दर्द है, एक फ्लाइंग किस को ये गलत मानती है, तो मणिपुर में जो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है उस पर शांति क्यों है? यह स्मृति ईरानी जी मणिपुर क्यों नहीं गई? उन निर्वस्त्र महिलाओं से बात करने क्यों नहीं गई? जो 20 महिला सांसद ये मणिपुर उन महिलाओं से मिलने क्यों नहीं गई? तो
फिल्लाई के कोई प्यार दे रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, आप मोहब्बत की भाषा नहीं समझते हैं, आप प्रेम की भाषा नहीं समझते। पिछली बार भी उन्होंने मोहब्बत की बात की जब आंख मारी थी हाउस में। आप सहेली के पति को हड़प लेते हैं, तो आप जो महिला अपने सहेली के पति को हड़प लेगी वो प्यार की भाषा कैसे समझेगी? नहीं, मैं हम लोगों का सिर्फ ये थी, क्योंकि पार्लियामेंट थोड़ा बहुत हमने भी कवर किया सर, इसलिए दिमाग में आया था कि ऐसे अक्सर जब होता है तो क्लोजिंग या ओपनिंग बड़े नेता से कराई जाती, ताकि देखिए अगर वो मुद्दा था पर आप उसको अलग ट्रैक पे लेंगे, कोई बात नहीं, आपकी राय, अगर आपको लगता है कि रणनीति ठीक थी तो। लेकिन मैं आता हूँ शिवम जी का। शिवम जी, बीजेपी पर ही आरोप लगते हैं, आप बार बार करते हैं पश्चिम बंगाल की बात, अब मणिपुर की बात, आप अभी राजस्थान की बात भी करें, तो राम पांडे जी का कहना है कि जहां कुछ होता है वो खामियां तो आपकी तरफ से रहती, आप उस मुद्दे को हवा दे देते हो, इसलिए सब कुछ ऐसा होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम अभी राहुल गांधी जी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने इस प्रकार से, देखिए, जिस व्यक्ति को संसद की मर्यादाएं नहीं मालूम होगी, जिस व्यक्ति को भारतीय संस्कृति और सिद्धांत नहीं मालूम होंगे कि हमारे यहाँ पर इस तरीके से सदन में, जो लोकप्रिय सदन है देश की, जहाँ पे इतने बड़े बड़े महनीय लोग बैठे हैं, वहां पर इस प्रकार से फ्लाइंग किस करना दिखाता है कि राजनीतिक रूप से आप कितने असंवेदनशील हैं या आपके अंदर राजनीतिक संवेदनाएं नहीं है जिस स्तर पर होनी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा के लिए प्रयास कर दिया है, और उसके अतिरिक्त भी आज कहीं भी अगर देश में कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना होती है, सरकार बेहद कठोरता के साथ कार्रवाई करने का काम करती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, मणिपुर में तो चलिए दुर्दांत अपराधियों ने इस प्रकार का कृत्य किया, सरकार ने उनके ऊपर नकेल कसी, कार्रवाई की और हर संभव तरीके से कार्रवाई की, और हम मानते हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल हुई थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस घटना को संज्ञान में लिया। लेकिन आप एक बात बताइए, जब वहां पर अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में नग्न अवस्था में सरकारी एक पूरे प्रताड़ना के कारण दौड़ने को विवश हुए थे सड़कों पर, उस स्थिति में क्या राहुल गांधी जी को वह चीजें नजर नहीं आई? क्या पश्चिम बंगाल में जब इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा होती है, लगातार उनको मारपीट का शिकार होना पड़ता है, कईयों की तो हत्या कर दी जाती है, तो क्या वहां पर लोकतंत्र के ऊपर हमला नहीं होता है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले जो 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण इस देश में जो भी उन्नति और प्रगति आई है, उससे कांग्रेस पार्टी के मन में एक पीड़ा है, और चूंकि देश की जनता ने हमारे विकास कार्यों के ऊपर अपनी मुहर चुनाव दर चुनाव लगाई है और प्रधानमंत्री जी को अपार जनादेश दिया है, उसी कारण कांग्रेस पार्टी की यह पीड़ा समय समय पर प्रदर्शित होती रहती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं मैं शिवम, बड़ा आपकी बातों से और आपकी पार्टी के तमाम नेताओं की बात से इंदु दीक्षित जी मेरी बात से सहमत होंगे कि आप लोग उस ट्रैप में फंस जाते हो जो ट्रैप कांग्रेस बिछाती है कि आप कंसंट्रेट हो जाओ राहुल गांधी पे, बाकी सब छोड़ दो। देखिए, राहुल गांधी के ऊपर कंसंट्रेट करने के, जो व्यक्ति अपनी पैतृक सीट से, जिसको विरासत में मिली थी, उस सीट से चुनाव हारा हुआ व्यक्ति है, उसके साथ प्रधानमंत्री जी जो एक बूथ स्तर से लेकर के आज देश के सर्वोच्च पद पर काबिज हैं, उन दोनों की कोई तुलनात्मक हमारे लिए ट्रैप में फंसने जैसी चीज नहीं। हम तो राहुल गांधी को गंभीरता से लेते भी नहीं है, और हमारी जो राजनीति है वो पूरी तरीके से विकासवाद और राष्ट्रवाद पर वक्त की कमी हो रही। मैं इंदु भाई के पास आता हूँ वापस। इंदु भाई, बड़ा मेरे मन में जो सवाल आया, इसलिए मैंने आपसे कहा, राम पांडे जी की बात आपने सुन ली, शिवम शुक्ला की बात सुन ली, कई बार ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ज्यादा समझदारी से काम करती, ऐसा ट्रैक बिछा देती है कि इसमें बीजेपी पूरी तरह, एनडीए या बीजेपी उलझ जाए और राहुल गांधी पे कंसंट्रेट रहे पूरी की पूरी? ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं, जो मैंने पहले वक्तव्य भी आपसे कहा कि राहुल गांधी जी अगर राजनीति में लगातार सक्रिय होते हैं, और जो पहले उन पे आरोप लगता था कि ये कैजुअल है, पॉलिटिक्स में कभी कभी आते हैं, फिर उसके बाद विदेशों में चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल लगभग 1 वर्ष से वो सक्रिय है लगातार। ये अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा कि मजबूत विपक्ष हो, सक्रिय विपक्ष हो तो लोकतंत्र मजबूत होता है, फलता फूलता ज्यादा बेहतर ढंग से। जिस हिसाब से वो सक्रिय हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन 1-2 चीजों पे बड़ा हमें एक सवालिया निशान रहता है। देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ किया था माननीय राहुल गांधी जी ने, जी, उसी समय देश में 4 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों के तमाम अनुरोध के बावजूद उसमें सिर्फ गुजरात में 1-2 चुनाव रैलियां की, अन्यथा वो कहीं गए नहीं। तो ये कौन सी राजनीति है? और जबकि ये दुनिया जानती है, देश जानता है, जनता जानती है कि इन यात्राओं का उद्देश्य कांग्रेस को कहीं न कहीं पुनर्जीवित करना है, पुनर्संगठित करना है। अब आप देखिए, एक चीज मैं कह दूं कि दोबारा वो यात्रा करने जा रहे हैं जब चुनाव सामने है। मैं ये मानता हूं कि यात्रा कर ले पहले, चुनाव के समय
जो राज्य चुनाव में जा रहे हैं उन वो पर उनको अवश्य कंसंट्रेट सक्रिय करना रहें चाहिए और कांग्रेस को लीड करें। बिल्कुल। मैं बस थोड़ा सा वक्त की कमी आज मैं क्षमा चाहूंगा हिंदू भाई आपसे, और तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम शुक्ला जी आपका, राम भाई आपका, हिंदू भाई। लेकिन ये बात तय हो गई कि राहुल गांधी जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उस ट्रैक पर बेहतर ट्रैक है, लेकिन उनको अपनी रणनीति को थोड़ा और पॉलिटिकल करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस का, इंडिया का भला हो पाएगा। फिलहाल प्रोग्राम बस यहीं तक, आप मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन आप खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।